गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज आपके कोर्स का लेक्चर नंबर 23 रहेगा। होप सो इससे पहले 22 लेक्चर जो हुए हैं आपने अच्छे तरीके से सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, देखिए मैं डेली बेस पे बच्चों को बताता हूँ, थोड़ा करिए लेकिन अच्छे तरीके से करिए। जो भी मेरे पेड कोर्स की वीडियो रहती हैं, हाफ एन आवर, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स की रहती हैं, कि जिससे बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और जो मैं क्लास में करवाऊँ उसको याद भी हो जाए, समझ में भी आसानी से आ जाए। ठीक है, मैं किसी बच्चे से भी नहीं चाहता, जो बच्चे मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पिछला आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। नए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, ठीक है, आप पिछला साल रिवाइज करके बैठे। ठीक है, वीकेंड पे आपकी क्लासेस नहीं रहती हैं। ठीक है, उस टाइम आप सारा आपने जो पूरे वीक में किया उसको रिवाइज करा करो आप। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, आई थिंक सो देखिए मैंने इससे पहले आपको थोड़ा बहुत डीपीएसपी के बारे में बताया था, थोड़े बहुत आर्टिकल्स वगैरह करवाए थे। आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पूरा फिनिश कर देंगे, जो भी क्वेश्चंस पहले आए हैं उस बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों बना, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया, कौन से आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, कितने पार्ट रहते हैं, ठीक है, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, कौन सी कंट्री से लिया, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके आर्टिकल रहेंगे, देखिए 36 से लेके 51 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डीपीएसपी, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडलाइंस देना कि गवर्नमेंट कैसे क्या कुछ करेगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, डीपीएसपी आर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दे टेल द स्टेट व्हाट पॉलिसीज इट शुड फॉलो। ठीक है, ये पॉलिसीज बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें स्टेट को कैसे रन करना है, हमें सरकार को कैसे रन करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं हमें। ठीक है, इनका ये एम क्यों बनाया गया, एग्जैक्टली ये डीपीएसपी क्यों लाई गई, इसका एग्जैक्टली एम क्या था, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक अच्छी सरकार बनाई जाए इसकी, एक अच्छी स्टेट बनाई जा सके। ठीक है, अब देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर आती है, पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आती है। आई रिपीट अगेन, हमारे संविधान के अंदर पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आती है। डिटेल में हर एक आर्टिकल पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, और हमने इसे ऐड कहाँ से किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, देखिए हमें काफ़ी डीप नहीं जाना है, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग मैं बच्चों क्लास में बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी हिस्ट्री पूरी पॉलिटी आनी चाहिए तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं। टू द पॉइंट पढ़ो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम में अक्सर वहाँ से क्वेश्चन बनते हो, वहीं से दोबारा फिर बनेंगे और एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, होप्स आपको पहली स्लाइड पे सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए नेचर ऑफ डीएसपी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी का नेचर क्या रहता है, सबसे पहले देखिए ये नॉन जस्टिसेबल है, बहुत बार करवा चुका है टॉपिक में। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग ये रहता है कि कोर्ट पनिश नहीं कर सकता अगर इसे कोई फॉलो ना करे तो। ठीक है, कैन नॉट बी फोर्स इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट पनिश गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग देम। ठीक है, ये नहीं कि सपोज करो कोई फॉलो नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर केस डाल दो या पुलिस स्टेशन में जाओ कि ये फॉलो नहीं कर रहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो नेचर क्या रहेगा इसका, नॉन जस्टिसेबल रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम में अक्सर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पहले। ठीक है, अब एग्जैक्टली डीपीएसपी मैंने आपको नेचर बता दिया, इसका ए भी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जैक्टली इसका है क्या। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं आया है, आने के चांसेस रहेंगे यहाँ से भी। अगर कोई स्टेटमेंट लेवल कोई क्वेश्चन बन जाता है तो ये पढ़ के आपका आराम से क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन। ये हेल्प्स करता है पॉलिसी मेकिंग में, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो डेफिनेटली पॉलिसी में भी हेल्प करेगा ये बनने में, इंश्योर करेगा सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा, अभी इसके पार्ट रहेंगे ना जो एग्जैक्टली कैसे है इंश्योर करेगा। ठीक है, और कंप्लीमेंट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्लासिफिकेशन क्या है? ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या रहता है? ये किस चीज़ पे फोकस करेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। क्या सच में सबको सोशली और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी मिल रही है, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गांधी प्रिंसिपल के बारे में क्या रहता है कि जैसे जो गांधी जी की फिलोसफी थी, ठीक है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत होकर जो भी उन्होंने जैसे मूवमेंट लड़े, चंपारण मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट करे, तब सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये तो सारे मूवमेंट्स आपको। ठीक है, तो उन्होंने कैसे कैसे लड़े, शांत स्वभाव होके, पीस होके। तो इस बारे में बात करते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सोशल प्रिंसिपल क्या रहेगा? सोशल इकोनॉमिक, क्या सभी को इक्वली मिल रही है? इक्वल पे, क्या सभी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल रहे हैं? ये नहीं कि कोई छोटी कास्ट को 100 कम में पे मिल रही है, कोई बड़ी कास्ट को 100 ज़्यादा पे मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क, सभी के पास राइट टू वर्क होना चाहिए। रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता काफ़ी डीपली, सिर्फ वो पार्ट पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट में क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। आपको तीनों नेम याद रखना है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि बेस्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी विलेज वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज खुलवाओ, प्रमोट करो, वहाँ पर प्रोहिबिट करो अल्कोहल को। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और साथ में लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस। ठीक है, जो भी आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, जिस प्रिंसिपल पर गांधी जी फॉलो करते थे हर एक प्रिंसिपल को, वो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और आपका थर्ड रहेगा लेवलर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? देखिए इन सभी के ना आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं, 36 से लेकर 51 तक जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। आई रिपीट अगेन, देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा, या आर्टिकल नंबर 44 रहते हैं। ठीक है, फ्री लीगल एड रहेगी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रहेगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया इसके अंदर। ठीक है, आई रिपीट अगेन, सिर्फ नेम याद रखना ऊपर ऊपर से, क्वेश्चन इतने डीप नहीं पूछेगा इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ अभी। ठीक है, इससे पहले आर्टिकल पे जाने से पहले ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या रहेंगे आपके? जो भी देखिए, जो भी डीपीएसपी है इसको डिस्क्राइब किसने किया था? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे सिंपल पूछ लेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसने बोला था? दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ये इंस्पायर कहाँ से हुआ कि हम डीपीएस पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? कराची रेजोल्यूशन से 1931। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, स्टार मार्क कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम देखिए आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हमने 3 पार्ट अभी पढ़े हैं, जैसे लेवल, जो अभी तीनों पार्ट पढ़े हमने, ठीक है, गांधीयन, सोशलिस्ट, ट्रेवलर। ठीक है, अब देखिए वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ पार्ट पूछ लेते हैं कि किस पार्ट में क्या क्लासिफाइड है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, हर एक आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर चलूँगा मैं। ठीक है, 36 आर्टिकल, ये सबसे पहले डेफिनेशन बताता है स्टेट्स के बारे में। ठीक है, कि स्टेट का कैसे क्या कुछ रहेगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, याद रखना, डेफिनेशन डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल नंबर 37, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट बट आर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नेंस। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नॉन जस्टिसेबल है ये, आर नॉट इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38, स्टेट शुड प्रमोट वेलफेयर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। स्टेट को प्रमोट करना होगा, सब इक्वल हैं, वेलफेयर, ठीक है, और साथ में जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करना होगा।
आर्टिकल नंबर 39 क्या रहेगा? स्टेट शुड इंश्योर लिवलीहुड, इक्वल पे एंड प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि सभी को इक्वल पे मिले, सभी को अच्छे तरीके से मिले, सभी की वेल्थ का ध्यान रखा जाए, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 का ए पार्ट क्या रहेगा? स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर इक्वल जस्टिस। स्टेट को प्रोवाइड करनी होगी फ्री लीगल एड। आर्टिकल नंबर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या रहेगा? स्टेट शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, स्टेट को ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेगी, करनी होगी विलेज पंचायत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस स्लाइड के अंदर कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, एक आर्टिकल नंबर 36 और एक आर्टिकल नंबर 38। 36, 38, 40 बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 41 क्या रहेगा? स्टेट शुड प्रोवाइड वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। कि स्टेट को प्रोवाइड करना होगा वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल नंबर 42 स्टेट शुड इंश्योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव। कि जो भी कंडीशंस हैं ह्यूमन के लिए स्टेबल हो, यानी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो या कुछ भी। ठीक है, साथ में मैटरनिटी लीव दी जाए। ठीक है, 43 स्टेट शुड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो कि बंदा एटलीस्ट कमा तो पाए थोड़ा बहुत, जिससे वो अपनी लाइफ को रन कर सके, चिला सके। ठीक है, साथ में उसको प्रमोट करना होगा कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 का ए पार्ट क्या रहेगा? वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्री रहती है उसको, उसमें भी उसका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, कि जिससे वो मैनेज कर सके ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 का बी पार्ट क्या रहेगा? स्टेट शुड प्रमोट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। स्टेट को प्रमोट करनी होगी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को। आर्टिकल नंबर 44 ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ये आपको बताता है इंप्लीमेंट करना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, 45 स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कि जो भी 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उनको जैसे मिड डे मील दी जाए, ठीक है, एजुकेशन दी जाए और केयर भी की जाए, उनकी जो भी इंजेक्शंस वगैरह हैं उनको वो भी दी जाए। ठीक है, 46 स्टेट शुड अपलिफ्ट SC, ST एंड वीकर सेक्शंस। जो भी वीकर सेक्शन के कैटेगरी के तहत आते हैं उनको प्रमोट करना होगा, उनका स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प करना होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 स्टेट शुड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट अल्कोहल। ठीक है, स्टेट को इम्प्रूव करनी होगी पब्लिक हेल्थ के बारे में, उसके बारे में सोच विचार करना होगा, साथ में बैन करनी होगी, प्रोहिबिट करनी होगी अल्कोहल। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं अभी 48 से लेकर 51 तक। 48 क्या रहेगा? स्टेट शुड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके बारे में इसको फोकस करना होगा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और एग्रीकल्चर जैसे स्टेट है उसमें खेती बढ़ सके। ठीक है, 48 का ए पार्ट स्टेट शुड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। जो भी उस स्टेट के तहत कोई भी वाइल्ड लाइफ आ रही है, कोई भी फॉरेस्ट आ रहा है, कोई भी या जैसे कोई भी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनकी देख रखाव के लिए भी स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। 49 स्टेट शुड प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज। जो भी कोई मोन्यूमेंट्स है स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, ठीक है, तो जिस जिस स्टेट का भी है तो वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो भी हेरिटेज है, कोई मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी देखभाल करना टाइम टू टाइम। आर्टिकल नंबर 15 स्टेट शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट 151 स्टेट शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो प्रमोट करे हर जगह इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, होप सो। देखिए आपके आर्टिकल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और साथ में 3 मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स, यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो, इससे बार वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। अभी प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। देखें, डीपीएसपी आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक ये इंक्लूड रहेंगे। विच आर्टिकल स्टेट डज डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत ये बताया गया है जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के द्वारा? दैट इज आर्टिकल नंबर 37। अभी आपको पढ़ाया जस्ट मैंने।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये भी मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए कि स्टार मार्क कर लेना, आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत ये डायरेक्ट करेगा स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 14, ये भी मैंने आपको बताया। फर्स्ट स्लाइड, उस स्लाइड में मैंने आपको बताया था 36, 38, 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि हर किसी को हर एक सेम काम के लिए इक्वल पे दी जाएगी। ठीक है, दैट आर्टिकल नंबर 39 के बारे में बताता है। देखिए, अक्सर डीपीएसपी से आपके पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। ठीक है, और कहीं से पूछे ना पूछे अक्सर वो डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। ठीक है, लेकिन देखिए मान लो मैंने आपको हर एक आर्टिकल समझा दिया 36 से लेके 51 तक, अब आपका एक भी मार्क्स यहाँ से कट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, फाउंडर वगैरह बताए थे, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका ये टॉपिक सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको एक नई तरीके से पढ़ा रहा हूँ, रोज एक टॉपिक लेके आता हूँ, 3 से 4 टॉपिक लेके आता हूँ। ठीक है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में सारे टॉपिक धीरे धीरे ऐसे मैं फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, इससे देखिए बच्चा बोर भी नहीं होता कि उसको पहले हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, मैं मिक्स करवाता हूँ जिससे बच्चे को भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, और उसको भी बोर ना लगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि बहुत बार एग्जाम में, दैट इज 2500 BC से लेके 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा, जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ठीक है, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़, क्वेश्चन जो आए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा फाउंडर है, ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या हमें मिला, बेंगल्स कहाँ से मिले, ठीक है, तो पशुपति शील कहाँ से मिली, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नेचर क्या है, जो ये वाली सभ्यता थी इसको हम एडवांस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, वह क्योंकि यहाँ पर वेल प्लान सिटीज थी, वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर थी, तो इसको हम एक अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेचर क्या, एज क्या रहेगी इसकी, इसको हम ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं। ठीक है, यूज ऑफ कॉपर प्लस स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी देखिए डिस्कवरी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी जो हड़प्पा हुई की थी वो कब हुई थी, 1921 के अंदर हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो की हुई थी 1922 में हुई थी, किसके द्वारा, आर डी बनर्जी द्वारा। देखिए ऐसे तो बहुत सारी साइट हैं, हमें हर एक साइट के जैसे नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक है ना, किसने डिस्कवरी की, कौन से ईयर में की, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको साइट दिखा देता हूँ, बहुत सारी साइट जो कौन सी रहेंगी। ठीक है, पहले इस स्लाइड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन कौन रहे, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जॉन मार्शल रहे, और फादर किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कुनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, ईयर जरूर याद रखना, 1921 में हड़प्पा और 1922 में डिस्कवरी हुई थी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारी साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुकड़ाजेंडोर, चैनुंड्रू, अमरीन, गालीबंगन, लोथल। ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं, तो आपको देखिए ये याद नहीं रखना, सिर्फ पहले तो याद रखना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसको वो किया 1921 के अंदर, मोहनजोदाड़ो की आर डी बनर्जी द्वारा की गई। ठीक है, डिस्कवरी 1922 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कौन से रिवर पर प्रेजेंट है। ठीक है, हड़प्पा रवि रिवर पे, मोहनजोदाड़ो इंडस पे, सुरकोटाजेंडर डस्ट रिवर पे, चैन हुंड्रू इंडस रिवर पे, अंबरी इंडस रिवर पे, कालीबंगन काफी पुराने गग्गर रिवर पे, लोथल बोगवार रिवर पे। ठीक है, बनवाली गग्गर रिवर पे, और देमाबाद गग्गर रिवर पे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये भी अगर आप याद करें मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले दो ही याद कर लो,
रवि जो हरियप्पा है वो कौन सी रिवर प्रेजेंट है, और मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर प्रेजेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है रवि और इंडस। ठीक है, होप्स देखिए आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स रही उसके बारे में बात करते हैं अभी। टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साथ में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और जो भी हमें चीज़ें मिली यहाँ पर, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो भी अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। सबसे पहले देखिए हड़प्पा जो पाकिस्तान की साइट थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। ठीक है, याद रखना हड़प्पा जो पाकिस्तान में है पहली डिस्कवरी साइट थी। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, ये सबसे लार्ज साइट थी और एडवांस साइट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, राखी कड़ी जो हरियाणा के अंदर है, अराउंड हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहेगी आपकी। ठीक है, लार्जेस्ट इन द इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी रहेगी, राखी गढ़ी, ये चीज़ याद रखना। लोथल जो गुजरात के अंदर है, ये डॉकयार्ड है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान के अंदर रहेगी आपकी, इंडिया के अंदर। यहाँ पर हमें फाइल एल्टर्स मिले हैं, अग्निकुंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, डोलावीरा गुजरात में रहेगी। यहाँ पर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था। मैंने आपको ऑलरेडी इनकी रिवर्स बता दी है कि कहाँ पर कौन सी रिवर के पास से प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हम टाउन प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सिटीज वर वेल प्लान्ड। ठीक है, जो भी यहाँ पर सिटीज थी, तो जो भी हमें अवशेष मिले यहाँ पर काफ़ी वेल प्लान्ड थी, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, रोड्स कट एट राइट एंगल, जो भी रोड्स कट रहे थे वो राइट एंगल पे कट रहे थे। हाउसेस जो बने हुए थे ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात है। ठीक है, 2500 BC तक भी यहाँ पर एडवांस उनको इतनी नॉलेज थी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ था। ठीक है, दिस शो हाई लेवल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे काफ़ी सिविलाइज थे, पढ़े लिखे थे और अर्बन लोग थे। ठीक है, इसलिए हम इसको एक लाइक दैट की काफ़ी एडवांस बोलते हैं, सिविलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें क्या क्या मिले, देखिए हम अलग अलग तो बात करेंगे। अब आपने जो अभी इमेज चेक कीजिए, फर्स्ट वाली है। ठीक है, तो आपने बहुत बार इमेज चेक देखी होगी, एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जैसे वीडियो एंड तक पहुंचेगी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पता चला। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में था। ठीक है, जो यूज़ होता था रिचुअल बाथिंग के लिए। अब हम इसकी इमेज भी लेके आऊँगा आपके सामने अभी। ठीक है, एग्जैक्टली कैसा बात था, कैसा बना हुआ था। ठीक है, ग्रेनेज सिस्टम था जहाँ पर ग्रेनेज को स्टोर किया जाता था, और डॉकयार्ड लोथल था। ठीक है, जो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर बना हुआ है, अभी आपको बताया है। ठीक है, जहाँ से ट्रेड वगैरह होता था। ठीक है, इकोनॉमिक कैसे थी यहाँ पर, जो उनका सब कुछ कैसे चलता था, इकोनॉमी में लेन देन वो कैसे करते थे, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड करते थे, जो भी खेती बाड़ी होती थी उनसे उनका ट्रेड होता था। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी यहाँ पर पाई गई, वीट, बार्ले, कॉटन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पर पाई गई। बहुत सारे बच्चे सब कुछ पढ़ लेंगे, ये चीज़ें छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और वही एग्जाम में आ जाती हैं। कौन सी क्रॉप पाएगी यहाँ पर, वीट, बार्ले, कॉटन, और ये ट्रेड किस साथ करते थे, मेसोपोटामिया के साथ ये ट्रेड करते थे, इस बारे में याद करना। ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पर कोई क्लियर नहीं बताया गया, या फिर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि प्रॉपर कोई किंग या मोनार्च था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन आ जाता है मदर गॉडेस के बारे में, किसकी वो पूजा करते थे, पशुपति की। ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पशुपति शिव के बारे में ये पूजा करते थे। ठीक है, और पीपल्स वर पीसफुल, शांति से रहने वाले लोग थे, लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहते थे। ठीक है, इस बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हमें पाया गया, कहाँ से पाया, एग्जैक्टली क्या था। सबसे पहले देखिए डांसिंग गर्ल, हमें डांसिंग गर्ल ये मिली है यहाँ पर, कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कौन सी रिवर पे है, इंडस पे। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे समझ रहे हैं, मैंने आपको रिवर भी बता दी, कहाँ पर पाया गया, कौन से स्टेट कौन से कंट्री में पाया गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है,
ये कौन से मेटेरियल से बनी हुई है? ब्रॉन्ज से बनी हुई है। हाइट क्या रहेगी इसकी? 10.5 सेंटीमीटर। ये पोस्चर इसका कैसे है? वन हैंड ऑन हिप, अदर हैंगिंग। आप चेक कर सकते हैं, जो इसका राइट हैंड है वो बैक हिप्स पे है, ठीक है, और दूसरा हाथ हैंग कर रहा है, ठीक है। फीचर्स क्या रहेंगे? बैंगल्स ऑन वन आर्म, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, जो भी हैंगिंग हैंड इसका, जो हवा में एक थोड़ा सा हाथ है उसके हाथ में इसके बैंगल्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, शोल्डर तक इसके बैंगल्स ही हैं। तो ये हमें डांसिंग गर्ल मिली है। देखिए, इससे प्रिसाइज टू द पॉइंट आपको कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़, और एग्ज़ाम में आती है ये चीज़ें पूछता है। बाद में बच्चा पूछता है कि सर हमने पढ़ा तो था टॉपिक, लेकिन पता ही नहीं चला कहाँ से क्या पूछा गया। मैं इसलिए बोलता हूँ, कम पढ़िए लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए, बढ़िया कंटेंट पढ़िए, ठीक है। मोजदाडो पहले आपको बता दिए। मटेरियल याद रखना जरूर, कौन से मटेरियल से धातु ये बनी बनी हुई थी? दैट इज ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। हाइट 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पोस्चर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और फीचर्स के बारे में याद रखना। बैंगल्स ऑन वन आर्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो बैंगल्स थी कौन से हैंड में थी? तो वो लेफ्ट हैंड में थी, इस बारे में याद रखना, ठीक है। जो हैंगिंग है और लेफ्ट हैंड में इसके बैंगल्स थी, याद रखना। नेक्स्ट मूव करें। अब देखिए, प्राइज्ड किंग स्टैच्यू, आपने इमेज देखी, हिस्ट्री की बुक्स में देखी होगी, या फिर आपने बहुत जगह इमेज देखी होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या। अभी हम बात करते हैं डिटेल में, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर पाएगी? मोहनजोदड़ो में पाई गई, पाकिस्तान के अंदर पाई गई, ठीक है। इंडस रिवर यहाँ पर पाई गई, ठीक है। तो देखिए, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपके माइंड में वो सेट हो जाए कि मोहनजोदड़ो साइड कहाँ पर है, कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को हम इतना एडवांस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मिली हमें, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। मटेरियल किससे बनी हुई थी? ये स्टील टाइट से, ये इससे बनी हुई थी, ठीक है। फीचर क्या थे? ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि इनके फेस के ऊपर दाढ़ी है, एक ये बीड मैन थे, ठीक है। साथ में शॉल विद ट्रिफल डिजाइन, आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लावर बने हुए हैं, तो इन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है। शॉल विद ट्रिफल डिजाइन, ठीक है। कैसे, किससे यूज में आती है? पॉसिबली रिलीजियस लीडर के फॉर्म में होंगे ये कोई उस टाइम पे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके फेस के ऊपर दाढ़ी है और एक शॉल वगैरह है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइज्ड किंग स्टैच्यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, पशुपतिशील, ठीक है। अब चेक कीजिए, जैसे अभी ये एक आदमी है, ठीक है, दोनों पैर खोल के, मुझे ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। ये पशुपतिशील है, ठीक है। फाउंडर क्या है? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में हमें पाई गई, ठीक है। किससे बनी हुई थी? मेड ऑफ स्टील टाइट, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन से बनी हुई थी, ठीक है। ये फिगर किसकी है? प्रोटो शिव पशुपति इन योगा पोस्चर, ठीक है। पशु प्रोटो शिव, जो पशुपति शिव हैं, ठीक है, वो योगा कर रहे हैं, उस पोजीशन में ये है ये इमेजेस। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल दिखाए गए, ठीक है, इस पशुपतिशील के अंदर? एलिफेंट रहा, टाइगर रहा, राइनो रहा, बफेलो रही, ठीक है। साथ में यहाँ पर दो डियर दिखाई गई है, याद रखना, दो डियर दिखाई गई है। डियर बिलो सीट, जो सीट्स के नीचे पाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कहाँ क्या बनते हैं? आपको जानबूझकर चार ऑप्शन में कोई भी ऐसा एनिमल डाल देगा जो यहाँ पर शो नहीं हुआ, जैसे काउ, ठीक है, डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट, टाइगर्स, राइनो, बफेलो, ये सब शो हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पशुपतिशील, ठीक है। और जो एक कौन से पोस्चर में है? योगा पोस्चर के अंदर आपको ये रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जिस बारे में बात कर रहा था, ग्रेट बाथ, ठीक है। अभी देखिए, बहुत बढ़िया है, आज के टाइम पे मतलब जो हम स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे भी काफ़ी एडवांस है ये। तो उस टाइम पे तो बहुत पहले के टाइम 2520 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोग इतने एडवांस थे, तो जो उन्होंने इस लेवल तक सोचा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया ये, यूज़ किया, किस चीज़ में किया जाता था? रिचुअल एंड पब्लिक बाथिंग के लिए। वाटर प्रूफ था ये बिल्कुल, स्टेप्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप इमेज चेक कर सकते हैं यहाँ पर,
कि यहाँ पर स्टेप्स हैं दोनों तरफ हैं। ठीक है, इमेज आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड दोनों जगह इसके यहाँ पर स्टेयर्स रहेंगे आपके, और इसको सराउंड किया रहता था रूम्स के द्वारा। ठीक है, ये आपका ग्रेट पाथ था, ये भी मोहनजोदाड़ो में ही पाया गया आपका। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि ग्रेट पाथ है तो वहाँ पर कहाँ पर पाया गया, ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया। ठीक है, याद रखना वाटर प्रूफ था, दोनों तरफ स्टेट्स थी यहाँ पर। ठीक है, ग्रेनेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो फोर्स स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये कहाँ पर पाया गया, मोहनजोदाड़ो में पाया गया। यूज़ किया जाता था कि जिससे वो ग्रेन्स को स्टोर कर सकें। फीचर्स लार्ज स्ट्रक्चर थे, शो ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। ठीक है, स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से जो भी वहाँ पर, ठीक है, फसल हुई, ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ स्टोर यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अदर नेम क्या रहेगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। विच साइट इज फेमस फॉर ग्रेट बाथ, कौन सा साइट फेमस थी ग्रेट बाथ के लिए, दैट इज मोहनजोदाड़ो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज इंडस स्क्रिप्ट बी टेस्टेड। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई स्क्रिप्ट थी नहीं जो मैं अभी तक पहचानी है। ठीक है, तो हम पढ़ ही नहीं पाए उसके रिगार्डिंग अभी तक। फोर्थ, विच मेटल वॉज नॉट नॉन टू बी हड़प्पन्स, कौन सा मेटल नॉन नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रॉन्ज एज थी ये पहले स्लाइड पे। ठीक है, आयरन। ठीक है, फिफ्थ, विच साइट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के लिए कौन साइट फेमस थी, लोथल। कहाँ पर थी, गुजरात के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, देखिए जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ पूरा कंप्लीट टॉपिक ही करवा रहा हूँ, इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, होप्स आपको देखिए पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है और काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छा भी कंटेंट लग रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चा कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर लेके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आने वाली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं।